So I'm starting the discussion on Union Budget 2024, and this is a live program for the proposals made by the Union Finance Minister today in the Parliament on various issues. The critical issues are the related to economy, the capital market, the taxes imposed on the short-term capital gain, long-term capital gain, FNO traders, etc., etc. So Vikas will take up the income tax proposals announced by the Union Finance Minister related to the slab rates for individual taxpayers, the new tax rates for the capital market transactions, STCG, LTCG, and the new STT announced for the short-term capital gains. So my discussion is limited to the GST proposals, and I'm starting my discussion with the very, very important proposals made by the Finance Minister. And before starting the discussion, I would like to clarify कि जीएसटी में जितने भी proposals हैं ये ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेलिवेंट आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और उसकी 53rd मीटिंग के अंदर जितने भी प्रपोजल्स थे उनको रेकमेंड किया गया था। यानी लॉ बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो करती हैं, लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो जीएसटी काउंसिल उन रिकमेंडेशंस को करती है टू द पार्लियामेंट एंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड द बिजनेस हाउसेस इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो प्रपोजल्स हैं जो बजट के अंदर फाइनेंस बिल का पार्ट हैं, ये कब से लागू होंगे, कब से ये इफेक्टिव होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 53rd जीएसटी जो काउंसिल की मीटिंग थी 22 जून को जो हुई थी न्यू दिल्ली में, उन्होंने वेरियस रिकमेंडेशंस दी थी, और उनमें से मैक्सिमम रिकमेंडेशंस को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है बाय वे ऑफ सर्कुलर्स एंड रेलिवेंट नोटिफिकेशंस, रूल्स में अमेंडमेंट करके। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे फ्रेंड्स जिनको लेके एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत थी, और एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, उसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के अंदर जाना पड़ता है। जो सेंट्रल एक्ट है हमारे पास, सेंट्रल जीएसटी एक्ट में बोलूं, जो कॉम्पनसेशन सेस एक्ट है उसकी मैं बात करूं, तो उसके लिए जो रेलिवेंट पार्लियामेंट्री बॉडी है वो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है। आज लोकसभा के अंदर ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अपना पेश किया, और उस बजट के अंदर जो फाइनेंस बिल था उसके अंदर इनकम टैक्स के और काफी सारे प्रपोजल थे, और उसमें जीएसटी के भी कुछ प्रपोजल्स थे। तो जीएसटी के जो प्रपोजल्स थे वो प्रपोजल ऑलरेडी रेकमेंडेड प्रपोजल्स हैं, वो नए प्रपोजल नहीं थे हमारे लिए। और वो जो रेकमेंडेड प्रपोजल्स हैं उनको अब ये बेसिकली बिल है, और इस बिल के ऊपर दोनों हाउसेस में डिस्कशन के बाद इसको पास कर दिया जाएगा, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में, और फिर उसके बाद इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा उनकी कंसेंट के लिए, और उसके बाद ये एक्ट का रूप ले लेगा। जैसे ही ये बिल एक्ट का रूप लेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो डिफरेंट डेट्स नोटिफाई कर सकती हैं फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स है वो एक सेंट्रल बॉडी है जो बेसिकली एग्जीक्यूशन करती है जीएसटी के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, और एक्ट बनने के बाद कौन कौन से प्रोविजंस को कब नोटिफाई करना है, कब से उनको एनफोर्स करना है, वो काम करेगी सीबीआईसी। तो फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने एक्ट बनने के बाद एक्ट को सीबीआईसी के पास भेजा जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कशन इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, वो उनको नोटिफाई करते चले जाएंगे। तो मैं अभी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं
जो बेसिकली आज बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट करे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज प्रपोजल्स। सबसे पहला प्रपोजल है, काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ जीएसटी नेट। एल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूट करता है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे वैट लगता है और एक्साइज ड्यूटी लगती है। लेकिन एक यूनिक प्रोडक्ट है, प्योर एल्कोहल की फॉर्म में होता है, ईएनए उसको कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। उसको लेके काफी ज्यादा डिबेट और कंफ्यूजन थी इंडस्ट्री में कि उसके ऊपर वैट लगेगा या जीएसटी लगेगा। अब गवर्नमेंट ने 53rd मीटिंग में क्लैरिफाई कर दिया कि ईएनए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा और उसको स्पेसिफिकली सेक्शन 9 में से बाहर कर दिया गया है। सेक्शन 9 में से स्पेसिफिकली जो सप्लाई के पास जो स्कोप ऑफ सप्लाई है उसमें से इसको आउट कर दिया गया है, इसको बाहर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ईएनए के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट जो लिवाई कर रही थी वो एक्साइज और वैट लग सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है, सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी में। तो 11A क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है कि गवर्नमेंट को बार बार कुछ रेट ऑफ टैक्सेस प्रोडक्ट के ऊपर क्लैरिफाई करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को लगता है इसके ऊपर 5% रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है इस पर 12% होना चाहिए। तो देयर आर टू क्लास ऑफ पीपल जो अलग अलग रेट सोचते हैं। जैसे मैं अगर मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन के चार्जर पे कुछ लोगों को लगता है इस पे 12% टैक्स होगा और कुछ को लगता है इस पे 5% टैक्स होगा। तो कुछ लोग गवर्नमेंट को 12% टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग इस पे 5% टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट के सामने डिफिकल्टी ये आती है कि उनको एक यूनिफॉर्मिटी बनानी है, सब लोग एक ही रेट अप्लाई करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि दोनों दोनों लोगों की बातें सुन के ये डिसाइड करती है कि इसके ऊपर 5% टैक्स होगा गोइंग फॉरवर्ड या फिर इसके ऊपर 12% होगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन एज इज वेरीज बेसिस। और एज इज वेरीज बेसिस का मतलब होता है कि आज से इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 12% रेट ऑफ टैक्स होगा, लेकिन जब से जीएसटी आया तब से लेके उस डेट तक अगर किसी ने 5 जमा कर दिया तो ठीक है, गवर्नमेंट उसको मान लेगी, उससे डिफरेंशियल 7% नहीं लिया जाएगा। और किसी ने 12 कर दिया तो उससे उसको जो डिफरेंशियल 7% है उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट की जो पावर थी, इस पावर ये जो पावर गवर्नमेंट जो ड्रॉ करती थी, ये अभी तक क्लियर नहीं था कि कहां से ड्रॉ करती है गवर्नमेंट ये पावर। तो अब उसको लीगलाइज कर दिया गया है, फॉर्मलाइज कर दिया गया है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 11A इन द सीजीएसटी एक्ट। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा किया है, क्लैरिफाई किया है कि इसके ऊपर ये रेट ऑफ टैक्स होने वाला है। जैसे मैं सोलर कुकर की बात करूं तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके गवर्नमेंट बार बार क्लैरिफाई करती है रेट ऑफ टैक्सेस को। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चेंज जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे वो था सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 को इंट्रोड्यूस किया गया है। और 16(5) बात करता है 1718 से लेके 2021 तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड करके एनहांस करके 30th डे ऑफ नवंबर 2021 कर दिया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 5। और 1718 से लेके 2021 तक जितने भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने लेट भी लिए हैं तो उनकी ड्यू डेट जो है वो है अब 30th ऑफ नवंबर 2021। 30th ऑफ नवंबर 2021 तक अगर आपने वो क्रेडिट लिया है 1718 से लेके 2021 तक, तो उसकी ड्यू डेट अब 30th ऑफ नवंबर 2021 हो गई है। जितने भी नोटिस आपको इशू हुए हैं, जितने भी आपके नोटिस इस पे
डिसाइड हो गए हैं, एडजुडिकेट हो गए हैं, तो उनमें आप अपील फाइल करके जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है आप उनको ये जो बेसिकली जब ये बिल नोटिफाई होगा, एक्ट बनेगा, और एक्ट बनने के बाद जब ये नोटिफाई होगा उसकी आप उनको कॉपी दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको वो जो भी आपकी डिमांड है उनको उनको कम करना होगा। तो ये एक काफी मेजर रिलीफ है उन सबके लिए जिन लोगों को 16(4) की वजह से काफी ज्यादा डिमांड नोटिस आए हैं। एक इसमें सबसे बड़ा रिलीफ और दिया गया है कि कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशंस को प्रॉपर ऑफिसर्स कैंसिल कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं जब तक वो रजिस्ट्रेशन रीएक्टिवेट नहीं होता है। रीएक्टिवेट ना होने की वजह से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते हैं, और जब आपका नंबर रीएक्टिवेट या रिवोक होता है तब आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो टाइम लिमिट है वो निकल चुकी होती है, तो वो आईटीसी आपका टाइम बार्ड हो जाता है। आईटीसी टाइम बार्ड होने की वजह से आपको आईटीसी का लॉस होता है, तो उसको गवर्नमेंट ने कंसीडर करते हुए सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस किया है, और सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर आपकी ओरिजिनल टाइम लिमिट अभी एक्सपायर नहीं हुई थी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगर रेवोकेशन के विद इन 30 डेज आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल अभी जुलाई 2024 चल रहा है, 23rd ऑफ जुलाई है, और आज आपका कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, आपका कोई फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई इनवॉइस है जिसका आईटीसी आपने नहीं लिया, और कैंसिलेशन के बाद भी 30th ऑफ नवंबर 2024 तक भी आपका रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल चालू होता है जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में जब आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि 16(4) की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप रेवोकेशन के विद इन 30 डेज ध्यान से अपनी रिटर्न को अगर फाइल करेंगे तो आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले पाएंगे डिस्पाइट 16(4) की ओरिजिनल टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे चेंजेस जल्दी से जल्दी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, और उनकी जो डेट होगी नोटिफिकेशन की वो आने वाले समय में पता चलेगी कि ये कब उस नोटिफिकेशन को इश्यू करते हैं। और ये जो प्रोविजंस हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एक सबसे बड़ा बदलाव इस बजट में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑलरेडी जो रेकमेंडेड था, जीएसटी में जब भी कोई ऑफिसर आपसे टैक्स की रिकवरी करता है तो वो दो तरीके से करता है। टेक्निकली उसको कहा जाता है सेक्शन 73 में रिकवरी होती है, सेक्शन 74 में। 73 एक माइल्ड सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, और 73 को तब एक्सरसाइज किया जाता है जब आपके यहाँ कोई क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं, और 74 को तब एक्सरसाइज किया जाता है जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फ्रॉड हो, कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो। लेकिन अगर 73 और 74 को लेकर डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच हमेशा से ही झगड़ा चलता आ रहा था। पुराने अगर मैं बात करूं सर्विस टैक्स एक्साइज की, तो वहां से ये जो डिस्प्यूट है ये चलता आ रहा है। टैक्स पेयर हमेशा ये कहता है कि मेरे यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, सपरेशन नहीं है, और डिपार्टमेंट हमेशा ये अलेज करता था कि आपके यहाँ फ्रॉड है, बिल्कुल मिसस्टेटमेंट है, और वो ज्यादा समय में एससीएन इशू करने की पावर्स को ड्रॉ करते थे। गवर्नमेंट ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 74 कैपिटल ए। तो 74 कैपिटल ए बात करता है कि अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो जो पुराना सिस्टम है 73-74 वही चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड 74A के अंदर सारा का सारा एडजुडिकेशन होगा, और उसकी जो न्यू टाइम लिमिट है वो है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। इससे पहले 3 इयर्स था और 5 इयर्स थी, यानी 73 नॉन फ्रॉड केसेस में 3 इयर्स थी और फ्रॉड केसेस में 5 इयर्स थी, यानी 60 मंथ्स और 36 मंथ।
अब इन्होंने एक बीच का रास्ता अपना के उसको 42 मंथ्स कर दिया है, प्लस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बड़े ऑफिसर्स को एक पावर दी है कि वो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं पीओ को, यानी 42 प्लस 6 मंथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिससे लिटिगेशन काफी कम होगा और टैक्स पेयर्स को काफी रिलीफ इससे मिलने वाला है। उसके बाद एक सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं बात करूं तो वो है सेक्शन 128 कैपिटल ए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और 128 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस करने से डिफिकल्टी, टैक्स पेयर की डिफिकल्टी काफी हद तक उससे कम होती है। 128 ए क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर बात करता हूं। 128 ए का जो लाने का मकसद था वो एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाने का ऑब्जेक्टिव है। जीएसटी के अंदर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, इनमें 17, 18 और 18, 19 के जितने भी एडजुडिकेशन है वो सेक्शन 73 में कंप्लीट हो चुके हैं। 19, 20 का एडजुडिकेशन अभी चल रहा है। तो 17, 18 और 18, 19 और 19, 20 में जितना भी एडजुडिकेशन हुआ है, नोटिस इशू हुए हैं, उनमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अगर आप टैक्स की पेमेंट अगर करते हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको माफ कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका कोई एक नोटिस इशू हुआ है और उसमें 1 लाख रुपीज टैक्स है, 50,000 इंटरेस्ट है और 20,000 पेनल्टी है, तो अब आपको 1,70,000 पेमेंट करने की बजाय आपको 1 लाख रुपीज की पेमेंट करनी है और आपकी वो प्रोसीडिंग्स को मान लिया जाएगा कि वो प्रोसीडिंग्स आपकी कंक्लूड हो गई हैं। तो 128 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने छोटे टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज टैक्स पेयर्स हैं, उनको अपील के अंदर ना जाना पड़े, उनको अननेसेसरी एक टैक्स का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का बर्डन ना सहन करना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट ने एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम दी है। 31 मार्च 2025 तक ये आपको पेमेंट करनी है। अभी एक्ट में इसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि फर्स्ट हैंड एनालिसिस है, तो इसकी जो निटी ग्रिटीज हैं वो हो सकता है आने वाले समय में पता लगे, लेकिन एक नोटिफाइड डेट तक आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो कैच है वो ये है कि अगर आपका नोटिस इशू हुआ है आप इसमें कवर हो सकते हैं। आपका नोटिस इशू हुआ, एडजुडिकेशन हुआ, आप इसमें कवर हो सकते हैं। आपका एडजुडिकेशन हुआ, आप अपील में चले गए, अपील आपकी पेंडिंग है, आप इसमें कवर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा। आपने कोई रिट पिटीशन फाइल कर दी है, आपको रिट पिटीशन को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बिना विड्रॉ किए आप इसमें नहीं जा सकते हैं। और अगर आपने एक बार इसमें इसको ऑप्ट कर लिया, उसकी पेमेंट कर दी, तो उसके बाद आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एमनेस्टी स्कीम है। आपका इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी को गवर्नमेंट ने माफ किया है। उसके अलावा अगर आप देखें इस पूरे फाइनेंस बिल को उठा के, तो जहां जहां 73 और 74 का रेफरेंस था, वहां पे इन्होंने 74 कैपिटल ए को सब्सटीट्यूट कर दिया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25, क्योंकि 23-24 तक वो प्रोविजंस 73 और 74 में गवर्न होंगे, लेकिन 24-25 ऑनवर्ड्स वो प्रोविजंस 74 कैपिटल ए के हिसाब से चलेंगे। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा बदलाव अगर हम उसको कहें तो वो है सेक्शन 70 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज करी है। और 70 बात करता है, सेक्शन 70 बात करता है सेक्शन 70 बात करता है समन्स की। समन्स के केसेस में क्या होता है, आप जिसको समन करते हैं, जिस इंडिविजुअल को समन करते हैं, उस इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर मुझे समन इशू हुआ है, या तो जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी समन करती है, तो जिसको समन इशू किया है उस पर्सन को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है बिफोर दी ऑफिसर, जो इशूइंग ऑफिसर है। ऐसे ही सीबीआई समन करती है, कई बार पुलिस भी समन करती है। ऐसे ही जीएसटी ऑफिसर्स भी टैक्स पेयर्स को, जिनको लगता है कि उनकी अटेंडेंस नेसेसरी है, उनसे उनकी स्टेटमेंट उनको लेनी है, उनकी कोई एविडेंसेस उनसे लेने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में
प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर एक इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं एज पर सेक्शन 70। तो हम लोग जब प्रैक्टिकली ऐसे केसेस को हैंडल करते थे, तो एक डिफिकल्टी आती थी कि जो बड़ी एमएनसी कंपनीज हैं, जो बड़ी एमएनसीज हैं, उनके जो सीएफओज होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको जीएसटी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होने में डिफिकल्टी इसलिए भी थी क्योंकि वो एक लार्जर लेवल पे अपने ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं। उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। तो दे वांटेड टू ऑथराइज समवन जो कंपनी का या तो हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स हेड हो, या फिर कंपनी के साथ जो रिटेनर में उसके जो कंसल्टेंट्स हैं वो हों, या उसके कुछ लीगल काउंसिल्स हों जो उनके बिहाफ पर जाके स्टेटमेंट दे दें। तो ऐसा अब 70 जो सेक्शन 70 में जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें ये ऑथराइज किया है कि आप पर्सनली अपीयर होने के साथ साथ किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे जाकर प्रॉपर ऑफिसर से मिलकर जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वेजिशंस हैं, उनको फुलफिल कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, और वो स्टेटमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग होगी। तो ये मैं आपसे बात करूं तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो इस फाइनेंस बिल का पार्ट है। इसके अलावा काफी सारे माइन्यूट चेंजेस हैं जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द कमिंग 2 or 3 days we will let you know, we will by way of some newsletters etc. और उसके बाद एक चेंज मैं लास्ट आपके साथ कवर करता हूं, वो रिलेटेड है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेके और प्री डिपॉजिट को लेके। फ्रेंड्स, अपीलेट ट्राइब्यूनल जीएसटी में अभी तक जेस्टैट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना ऑफिस ऑक्यूपाई कर लिया है। रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा इज द प्रेसिडेंट ऑफ जो जीएसटी की जो नेशनल जेस्टैट हैं। लेकिन अभी तक जो रीजनल बेंचेज हैं वो फंक्शनल नहीं हैं। केसेस की हियरिंग किसी भी बेंच के अंदर नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब जीएसटी आया था उस वक्त बड़ी डिफिकल्टी थी, काफी सारे कोर्ट केसेस की वजह से जेस्टेट नहीं बन पाया था। और अभी जो स्क्रीनिंग का काम है वो ऑलरेडी चल रहा है। जीएसटी के जितने भी टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। तो ऐसे में अभी भी अपील जेस्टेट के सामने फाइल नहीं हो पा रही हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इस बजट में सेक्शन 112 में भी एक प्रोविजन किया गया है कि गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी, उस डेट से जो 3 मंथ्स की जो लिमिटेशन है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। यानी ओरिजिनली आपको जो अपील फाइल करनी है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो ट्राइब्यूनल में चैलेंज होने के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर होता है टैक्स पेयर के लिए, और 6 मंथ्स का टाइम होता है डिपार्टमेंट के लिए। तो 3 मंथ्स का टाइम टेक्निकली कई केसेस में निकल चुका है। तो इसको दोबारा से इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए 112 में उन्होंने पावर लेके और 53rd मीटिंग के बाद जो रिकमेंडेशन हुए उसको लेके इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया है कि किस डेट से वो 3 मंथ्स की लिमिटेशन काउंट होगी। नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद हमें पता चलेगा कि वो प्रिसाइसली क्या डेट होगी जहां से हमें अपनी लिमिटेशन को चेक करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर भी इशू किया गया है प्री डिपॉजिट को लेके। आपको प्री डिपॉजिट करना है बाय वे ऑफ डीआरसी 03 आपने कर दिया है तो आपको उसका 3A फाइल करें। अगर आपने 3 फाइल नहीं किया है तो आप यूजर सर्विसेज में जाके जो आपकी अदर लायबिलिटीज हैं वहां पर जाके आप प्री डिपॉजिट की पेमेंट करें। प्री डिपॉजिट को लेके जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी उसको भी इस बजट में कवर अप किया गया है। प्री डिपॉजिट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास ओरिजिनली था 10%, ट्राइब्यूनल के पास 20% था। अब 10% को रिड्यूस करके 10% कर दिया है। यानी आपको 10%, आप जब फर्स्ट अपील फाइल करेंगे तो आपको 10% डिपॉजिट करना है। अब ट्राइब्यूनल के पास जब अपील फाइल करेंगे तो आपको 20% नहीं करना है, आपको 10% ही करना है। उन प्रोविजंस को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। जो अपर लिमिट थी उसको भी जो रिड्यूस किया गया था 25 करोड़ टू 20 करोड़,
50 करोड़ टू 25 करोड़ उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो ऑलरेडी हमें मालूम थे 53rd मीटिंग के बाद, लेकिन उनको फॉर्मलाइज किया गया है, एक फाइनेंस बिल का वो पार्ट बन गए हैं, तो उनको लेके ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो विकास, नाउ यू विल कवर अप डायरेक्ट टैक्सेस। इज इट पॉसिबल फॉर यू? Yes, Vinod. Am I audible? Yes, yes, yes. Okay. Thank you, Vinod. Such a nice deliberation. And obviously, as we are that speech level of the information we have, and we have to go through in detail this finance bill and like from when applicable, because the law is itself very like we have to read it in line. So Yes, I yes. was in fact reading that finance bill. So the budget speech is briefly like surface level information or detail only. So it should not be considered as a detailed opinion, or so should not be taken it as a like professional advice. So let's begin. As a my presentation is visible. Yes, yes, it is. It is visible. Yeah. So I will briefly, although this budget sounds like a popularist and political budget, it was started like giving everything to Bihar, then Andhra Pradesh, then like, and it was quite demotivating for stock market traders, capital market, due to few capital gain changes have been brought in. Although indirect tax already been covered by Vinod, but there are some custom level, there are some duty changes. Very specifically, I would like to highlight here, there has been reduction in the import duty of gold. So this is going to be impacting India broadly, like gold price is going to be come down due to when the import duty will come down. So obviously the supply side will go up. So costing of the jewelers or gold sellers will come down. So that means the gold price going to be impacted, like they are going to come down. So initially the gold price import duty was like just before the budget, it was 11%, and now it's been reduced to 6%. On platinum, it reduced to 6.4%. All other custom related already been covered by Vinod, but we will go through the detailed list as well. Let me come to the directly to the income tax proposals being brought into this budget. First of all, there is an already known to everybody. There is a basic exemption limit, and the standard deduction was 50,000 before the budget. Now it has been increased to 75,000. Deduction on family pension, like very minor changes have been like in this income tax provisions, which is like I don't know why even these changes are being brought in. The family pension has been increased to from 15,000 to 25,000. Corporate tax on foreign companies has been reduced from 40% to 35%. And this is the very important for STT. The securities transaction tax is also brought on future and option transactions, which is being proposed 0.02% and 0.1% respectively. For futures 0.01% and for options 0.1%. This is going to be demotivating for F&O transaction, those who are into especially in profession of share market trading, F&O trading. This is going to be impacting them. Their cost going to be up. These are the new slabs. Till 3 lakh, there is no tax liability. 3 to 7, as per new tax regime, 3 to 7 lakh, 5%. 5 to 7 to 10 lakh, 10%, and so on. 10 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakh, 20%. Beyond 15 lakh, 30%. These are new tax slabs. Also, there is change in the TDS rates. TDS rates, all TDS rates which are falling in the 5% category,
have been reduced to 2%. For example, in a 94H on commission, the TDS rate was 5%. Now it's going to be 2% now. 20% TDS rate on purchase of unit of mutual fund and UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce. At present, e-commerce operators used to deduct 1% TDS on the transactions, which causing the businesses and all the vendors of the e-commerce portals, due to this provision, getting too much capital, like their cash flow getting tight, their capital getting blocked in TDS. So they have normalized it, rationalized it. Credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on the salary. Okay. Further, the proposed to decriminalize the in income tax. There is a very serious matter of delaying in payment of TDS and non-payment of TDS. Now, so there is a criminal sections are there. They have been removed. So basically, they are decriminalizing this TDS provisions. Even in the speech, there is they have brought the provision. Even if the TDS have been deposited by the due date of filing of the return, it will be allowed. Capital gain proposals. These are surprising and not expected in this budget. So before the long-term capital gain tax on sale of securities, and it was 10%. Now it has been increased to 12.5%. And on short term, it is increased from 15% to 20%. So this will impact the long-term investors also. Yes. Long-term investors also getting demotivated. Why they want to demotivate long-term investors? It's not. Basically, their way of saying this was like, we are rationalizing everything. Even they have changed the limit of short term and long term. Before, with all the category of assets, they are not normalizing it. Let me share the screen of this budget speech, then get into a bit more detail. Is it visible? You want to share something? Yes, yeah, yes, it is. I just shared that. Budget speech, no? Yes, budget speech. Yes, it is visible now. It is on the screen. So what we were discussing, direct tax provisions, it is in the annexure of Part B. Slabs we have already discussed. The standard deductions we have already covered up. Like the standard deduction before it was 50,000 have been increased to 75,000. A family pension we discussed. Non-government employee contribution, there is an additional deduction is allowed for NPS. So the limit have been increased from 10% to 14% of the salary of the employee. Like other than section within the chapter 6A, there is a standard general investment deduction is of 1.5 lakh. Even one can save more tax by investing in NPS. So there was a limitation of a maximum of 10% of the salary, which is increased from 10% to 14%. Okay. Measures to promote investment and employment. Incentive to IFSC. Reduction, like basically to invite more foreign companies in India, they have reduced the corporate tax for the foreign companies. It is proposed to reduce the rate of income tax chargeable on income of foreign company other than
the charitable chargeable at the specified rate from the 40% to 35%. Tax on share premium, scheme for presumptive taxation for a cruise ship operations by non-resident. It is proposed to put a place of presumptive taxation regime for a cruise on ship operations of non-resident. Further, it is proposed to provide the exemption for any income of a foreign company from the lease rental of a cruise ship received from the related company which is operates such ship or a ship or ship in India. शिप्स इन इंडिया बेसिकली जो शिपिंग कंपनीज का एक एग्जम्पशन प्रोविजन होता है, तो उसमें एक एनोमली थी, उस चीज को डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है, एग्जाम किया है. Introduction of the of block assessment scheme, search and seizure, just like in GST, as we know discussed, there has been a lot of changes. So for the charitable organization, there is a provision of ATG 12 registration. It was existing. There is a for first 6 months it is given a provisional registration, then it get renewed. They have made changes on that part little bit. That I have already discussed the major change of capital gain tax on significant simplification. They have categorized as simplification of the taxation of the capital gain. The income tax on capital gain is proposed to be rationalized and simplified. Short-term capital gain specified financial asset shall be herefore attract the rate of 20% instead of 15%, while that on all other financial assets and non-financial assets shall be continue to attract as the applicable tax rate. Long-term capital gain on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract 12.5% for further benefit of the lower and middle income classes. It is proposed to increase the limit of the exemption of capital gain. यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बेनिफिट दिया है लोग को, बट बड़ा ही नॉमिनल है. जो टैक्स रेट बढ़ाया उसके अगेंस्ट में ये कुछ भी नहीं है. इनिशियली देयर इज अ एग्जम्पशन ऑफ 1 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन अ ईयर. अगर आपका पूरे साल में अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का किया है, वो एक एग्जम्पशन थी. उस एग्जम्पशन को इन्होंने 1.5 लाख 1.25 लाख कर दिया है, जो कि थोड़ा सा बेनिफिट है. तो इनिशियली विकास इस पे एलटीसीजी था ही नहीं है ना, इनिशियली सबसे पहले. हाँ, जस्ट 2 years बैक इस पे कोई टैक्सेशन ही नहीं हुआ करता था. पूरा exempt income था. yes, it was the 10 first they brought it under 10%, then also given the up to 1 lakh exemption, but 10%. Now they have increased to 12.5% long term, and on short term there was already tax, but it has been increased now from 15 to 20%. वो तो चलो ठीक है, स्पेक्युलेटिव हो गया थोड़ा सा, मतलब अब जो ट्रेडर्स हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म को क्यों बढ़ा रहे हैं? दैट इज नॉट आउट ऑफ बॉक्स. गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द टीडीएस रेट्स, लाइक प्रीमियम इंश्योरेंस का जो कमीशन आता है अभी तक 5% टीडीएस करता था, उसको 2% रिड्यूस कर दिया. 2% कर दिया. हाँ, और मेजरली कमीशन एंड ब्रोकरेज की पेमेंट्स है सारे. रेंट पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ. इंडिविजुअल एचयूएफ रेंट पे जो 5% काटते थे उसको 2% रिड्यूस कर दिया. काफी कम कर दिया नहीं सब सारा. हाँ, ये जो ई कॉम पोर्टल्स हैं जो अभी 1% करते थे, जो एक मेजर चंक ऑफ बिजनेस का लोगों का कैपिटल वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था, उसको बड़ा ही बहुत अच्छा एक स्टेप है ये. मतलब इंफॉर्मेशन भी रही गवर्नमेंट का. अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव होता है टीडीएस से इंफॉर्मेशन कंट्रोल रखना. तो इंफॉर्मेशन भी है एंड बिजनेस को बेटर भी है कि उनका कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा. तो ये बेसिकली वो कमीशन वाला कंपोनेंट है जो कमीशन हमारा डिडक्ट करते थे ई-कॉमर्स, उस पे जो टीडीएस कमीशन तो इनकम इनकी हो गई. नहीं, ये क्या होता है, ये जैसे आप इवन आप इंस्टा और जोमेटो एंड और स्विगी वाले भी जो भी होते हैं ना, अच्छा, ये लोग आपका 1% टीडीएस काटते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे काटते हैं. ये उनका कमीशन तो 30% हो गया, वो अलग चीज हो गई. मेरा जो सर्विसेज इनकम हो गई. हाँ, हम लोग लेट्स से कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, चाहे इस पे जोमेटो पे, चाहे फ्लिपकार्ट पे, चाहे अमेजोन पे, उसका एक 1% ये लोग विदहोल्ड कर लेते हैं सेल्स वैल्यू का.
अभी उसको इन्होंने मतलब बड़ा ही ऑप्टिमाइज कर दिया। ये इसको टीडीएस एक सेक्शन है 194F रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उसका टीडीएस को ये अभी खत्म कर देंगे, कोई टीडीएस नहीं रहेगा। Credit of TCS, TDC, TDS and TCS. It is proposed to allow the credit of all the deducted or collected while computing the amount of tax to be deducted on salary income under section 192B. Claiming of credit of TCS of minor in the hands of parents. Alignment of interest rate on delay payment. It is proposed to increase the rate of interest from 1% to 1.5% on delay of payment of TCS after collection. Okay. As in case of, so यहाँ पे थोड़ी सी एनोमली थी टीडीएस में, अगर आपने इसका हो तो सिंपल मतलब ये है पॉइंट नंबर C8 का, कि अभी टीडीएस में क्या प्रोविजन था, अगर आपने टीडीएस काट लिया, अगर काटने में डिले किया तो 1% इंटरेस्ट रेट आपको लगता है। अगर आपने काट के डिपॉजिट नहीं किया, अपने पास विदहोल्ड किया, तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट लगता है। बट ऑन द अदर हैंड टीसीएस में ये 1% ही था, तो इसको उन्होंने बेसिकली एनोमली को रिमूव किया है, दोनों में सेम कर दिया है। मतलब आपने अगर टीडीएस काट के अपने पास विदहोल्ड किया, डिपॉजिट नहीं करा, तो इंटरेस्ट 1.5% है। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ द वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। अभी ये सेक्शन मतलब कई सालों बाद इसमें कोई चेंजेस आए होंगे। ये क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में एक स्लैब्स होते हैं डिडक्शन अलाउ करने, मतलब कैसे टैक्सेबिलिटी होती है, तो उसको फर्स्ट टाइम टच किया गया, आई थिंक 10-20 सालों में पहली बार टच किया हुआ इस सेक्शन को। जब से हम इट इज प्रैक्टिस में हैं तब प्रपोज्ड, से यही देख रहे हैं ना। यही देख रहे हैं। इट इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ वर्किंग ऑर्डर 3 लाख और 90% टू 6 लाख की कर दी है, whichever is more on the first 6 lakh the book profit in case of loss। ये तीसरे वही है 6 शायद लाख 40A2 या 40AB हाँ ऐसा कोई 40 सेक्शन सेक्शन 40 है, सेक्शन 48 टू। 40 कैपिटल है। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ा बहुत मतलब दुखदाई हाँ सेक्शन है ये। दुविधाई है वो आपसी कैलकुलेशन अल्लाह टैक्स प्लानिंग। बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है रेम्युनरेशन को। हाँ, widening the deepening tax basis and anti avoidance buyback of share। it is proposed that the income from the buyback of shares by the companies be chargeable in the hands of recipient investors and as a dividend instead of the current regime of additional income tax in the hands of the company। Further, the cost of such shares shall be treated as a capital loss in the loss to the investor। STD जैसा I discussed, F&O पे STD को लाए हैं। Income from letting out of the house property, it is proposed that the income from letting out the house property part of the house of the owner shall not be chargeable under the head of the profit and gains of the business of profession and will be chargeable to tax under the income from house property। It is proposed that income from letting out of house or part of the house by the owner shall not be chargeable under the head of business। So this provision basically is even we used to do the tax planning and to how to one can have the multiple houses, he can operate as a business also। So ओके in house property there is a standard deduction of 30% only allowed, so rest 70% of the rental you have to show as an income। so this अच्छा planning has been fixed, this planning will not be possible, like you cannot argue that this is my business, I have multiple houses, I can operate as a business, so this will not be allowed now। Transfer of capital asset, TCS on sale of immovable property, it is proposed to clarify that there is more than one transferor or transferee in respect of the immovable property, then on such consideration the transfer of immovable property shall be aggregated of the amount paid and payable with reference from। ये D7 पॉइंट मीन्स अभी तक क्या है कि प्रोविजन ये है कि आपका 50 लाख के से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है, उस पे आपको 1% टीडीएस काटना होता है। बट अभी का एक बार कंफ्यूजन रहती थी, इवन जो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम करते थे वहां भी कंफ्यूजन होती थी कि बायर एक से ज्यादा है, तो बेसिकली अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है, 30 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, तो 50 लाख का तो कंसिडरेशन हुई नहीं, तो काटे या ना काटे, तो ये कंफ्यूजन रहती थी।
तो ऑल्दो सेफर साइड हम सभी क्लाइंट को रिकमेंड तो ये करते थे कि 1% 30,000 रुपए काट के अपना जमा करा दो, दैट इज सेफर साइड। सो उसी चीज को इन्होंने फिक्स किया है कि अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, चाहे बायर 5 भी हो, 10-10 लाख भी पड़ रहा है हर किसी को, तो भी उस पे टीडीएस डिडक्ट करना है। इंक्लूजन ऑफ टैक्स वेदर आउटसाइड इंडिया डायरेक्ट टैक्सेस में प्रपोज। काफी चेंजेस हैं, इसका मतलब है ना तेरे लिए। हाँ, ये स्पीच में तो कुछ भी नहीं बोला, स्पीच में जो मैं ऊपर स्पीच जाता हूँ शॉर्ट सिर्फ रखी है इस बार, इसने काफी बोल हाँ दिया ना। 4 लाइनें बोली, उसके बाद उसमें स्पीच में मेंशन किया रेफर दी एनेक्सर, हाँ दिस हाँ, पहले एनेक्सर। एनेक्सर भी बताती थी। हाँ, एनेक्सर रेफरेंस में फाइनेंस ही है, मिनिस्टर। उसमें चेंजेस हैं। तो वो हाँ डिटेल, इवन इवन दिस इज आल्सो ब्रीफ, दिस इज आल्सो ब्रीफ, देयर इज वेरी फाइन लाइंस इन द फाइनेंस बिल। तो उसको उस पे क्या हाँ हाँ, इम्प्लीकेशंस हैं, क्या एब्सोल्युटली इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें वो सारी एब्सोल्युटली, इंटरप्रिटेशंस पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक एंजल टैक्स हुआ रिसेंटली किया था, वो उसको एवोलिश किया है। जो भी जितने भी वेंचर कैपिटल फंड और वीसी फंड्स वगैरह पे रिस्क था कि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट उस पर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि उस चीज को उन्होंने हटाया है। इंट्रोडक्शन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, ये पहले भी लाए थे 2021 में। इट इज proposed to introduce a new scheme for settlement of the pending appeals. It is proposed to made operational from the specific date. Last date of the scheme should also be proposed to be notified. तो ये स्कीम लाए हैं, डेट्स अभी नोटिफाई नहीं करी है, कब से एप्लीकेबल होगी और कब क्या उसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। तो ये बेसिकली एंजल जो टैक्स जो क्या भी है, बिकॉज व्हाट इज एंजल टैक्स ये। एंजल टैक्स बेसिकली जो टेक एन एग्जांपल, आप एक स्टार्टअप हो, हम्म आपने आपके एक वेंचर कैपिटल फंड है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके आपके स्टार्टअप में। तो जो वेंचर कैपिटल, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को, जो भी इन्वेस्टर थे, उनको बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिस गए थे। हम्म। तो एक तो जिसने जब इन्वेस्ट किया, उसकी जो कैपिटल विड्रॉ करेगा, उसका जो भी टैक्स गेन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो दैट इज सेपरेट थिंग। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स थे, उनको भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा था कि वेयर दे आर सोर्सिंग दिस मनी, कहाँ से ला रहे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा था। ओके, जैसे फॉर उसके एग्जांपल डिटेल, एक्स अमाउंट किसी स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो 1 लाख हाँ रुपीज। हाँ 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 तो 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो मेरा 100x हाँ, हो गया, 1 करोड़ हो गया। राइट राइट राइट। ठीक है, तो 100x हो गया, तो 1 करोड़ जब मैं अपना शेयर ही बेचूंगा, मतलब इक्विटी सेल करूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल इक्विटी जब बिल्कुल, सेल करूंगा तो मैं उसमें कैपिटल गेन दूंगा। वो तो कैपिटल एलटीसी। गेन एक तरह से हो गया। अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही थी, ये 1 लाख रुपए आपका जो आया है, 1 लाख रुपए को क्वेश्चन किया जा रहा था। तो अच्छा, उसमें कोई टैक्स भी लगाया बहुत जा रहा सारे था। हाँ, टैक्स क्या, वो मतलब नोटिस उसको पूरा इनकम ही कंसीडर करके उसको टैक्स ओके, पे आ रहा था 1 लाख रुपए को। मतलब अगर एनोमली थी, हाँ, बहुत सारे केसेस आए, डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, एंजल एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, वीसी फंड्स हैं, उन सबको क्वेश्चन किया जा रहा था। अच्छा बहुत सारे ठीक लिटिगेशंस में गए हैं, बहुत सारे लोग लिटिगेशंस में गए हैं इस चीज है। को, तो उसको फिक्स हम्म किया है इन्होंने। हम्म, ठीक है, डन है। Equalization levy, it is proposed that equalization levy at the rate of 2% of the consideration received from a e-commerce supply of goods or services shall not longer be applicable on or after 1st August. Non-reporting of small foreign asset as a penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of immovable asset up to 20 lakh is proposed to be depenalized. तो मतलब एक स्लैब दे दिया कि अगर 20 लाख तक का भी कोई बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो रिपोर्ट नहीं किया है, गलती से भूल गए, तो उसको हम्म, पेनल्टी, मतलब बेस एक तरह से, जैसे कि फेमा में एक 2,50,000 की एक एलआरएस है। एलआरएस स्कीम है, काइंड ऑफ यहाँ पे भी कर दिया है कि 20 लाख तक का ऐसा कुछ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो भी गई, कुछ हुआ, तो उसको डीपेनलाइज कर दिया है अच्छा ठीक है, कुछ नहीं एज करेगा पर मनी इन्होंने ना। लॉन्ड्रिंग। हाँ, तो एक वो बेसिक छोटी छोटी, मतलब बेसिकली पर्पज ये हुआ कि छोटी फिशेस को नहीं पकड़, ध्यान नहीं देना है, लेट देम बड़े पे फोकस करेंगे तो, हाँ। फोकस करें। इट इज proposed to decriminalize the late payment of tax deducted, as I discussed कि टीडीएस में क्रिमिनल प्रोविजन थे, इवन अरेस्ट तक पॉसिबल थी अगर आपने टीडीएस होल्ड कर लिया और जमा नहीं कराया। तो उन चीजों को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया है।
इसमें भी बड़ा पंगा था, टीडीएस में हाँ अरेस्ट हुए भी शायद कुछ लोग ना। हाँ, बहुत से लोग हुए हैं, बहुत से लोग हैं. It is proposed to provide no order of failure of direct collect tax. It is proposed to provide that no order for failure to deduct tax or collect tax from any person shall be passed after the expiry of 6 years from the end of the financial year which the payment is made. मतलब वो तो वैसे भी प्रोविजन 6 साल से पुरानी कोई बुक्स एंड ऑल नहीं हो सकती हैं, बट क्रिमिनल केसेस की वजह से इसमें मतलब 6 साल से पीछे भी ओपन कर दिए जाते थे केसेस, तो 6 साल के अंदर क्लोज करना है गवर्नमेंट को अगर कोई भी मैटर है. Enabling the processing of the statement other than those filed by the director, it is proposed to provide that the board may make a scheme for processing such a statement. Low deduction and collection of certificate tax rate at source. It is proposed that to allow the applicant for lower deduction collection certificate tax under section 194Q, TDS on payment of purchase of goods. Okay, basically this section provision says कि we lower deduction का सर्टिफिकेट हम लोग अवेल कर सकते हैं किसी भी टैक्स प्रोविजन के लिए जिसमें मतलब TDS प्रोविजन के लिए, whether it ठीक is है, for property, whether it is for any other like even professional. If I know कि मेरी टैक्स लिमिट इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम है, मेरा टैक्स अगर 10% घट रहा है, अंडर सेक्शन 197 I can approach the department for the lower rate of deduction. तो अच्छा, उसको शायद ये 194 की सेल और परचेज ऑफ गुड्स पे एक जो ऑलरेडी 0.1% ही डिडक्शन होता है, बट फिर भी उसको भी अगर रिड्यूस कोई करा सकते। उसको भी अगर और मतलब रिड्यूस करना है बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट बहुत हो जाता है, उसको भी लोअर रेट टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी एक प्रोफेशनल असाइनमेंट हो सकता है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है. यस यस. But we अभी have to interact with the department now, earlier in also. two cases we are already doing it, for the hospitals, we are doing it under 197. हम लोग lower deduction certificate opt in करते हैं, जनरली उनका 10% TDS कट जाता है, जो भी मतलब like if any healthcare sector dealing with the corporate, तो उनका Okay. TDS कट के पेमेंट मिलती है. इवन ये जो TPAs होते हैं, TPAs 10% TDS काट के देते हैं, तो हॉस्पिटल्स को अब उनका मार्जिन होता नहीं है, तो वी गो टू द डिपार्टमेंट अप्रोच देम, वी फॉर द सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड स्पेसिफिक फॉर एवरी टाइम नंबर, कि जितने भी आपके कस्टमर हैं जो आपके टीडीएस काटते हैं, उनका पूरे साल का ट्रांजेक्शन देखा जाता है, कितना क्या वॉल्यूम है, आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज किया जाता है कि आपकी क्या टैक्सेबिलिटी है. सो और आपके ट्रेंड देखा जाता है, आप ईयर ऑन ईयर रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग द रिफंड you can go to the department and seek for the lower deduction certificate. वर्किंग Secondly, कैपिटल. हाँ, yes. Secondly, it also comes into play while जैसे कोई NRI है, NRI अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, तो उसको उसका TDS ये जो प्रॉपर्टी टैक्स तो 1% है, बट वही अगर जब NRI केस में आता है तो उसका हायर रेट 20% प्लस सेस के अकॉर्डिंग TDS करता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है ये अमाउंट, तो वो भी अपना लोअर रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं डिपार्टमेंट को. बोलता है 5 minutes left in your meeting. यस. कुछ है क्या इसमें, तो ऐसा कुछ होता है? अच्छा, कंक्लूजन में लास्ट में ही है, हम लोग लास्ट में. हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? इज इट Right. रिकॉर्डिंग? Yes, it's recording. Yes. So thank you everyone for your patience and listening. अभी हम इस पे एक डिटेल पूरा एनालिसिस के साथ में हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ आपको शेयर करेंगे जिन लोगों ने अटेंड किया, एंड थैंक्स फॉर योर लाइक सपोर्ट. Thank you, Vikas, for the nice presentation. So now we can conclude this. Yeah, sure. Thank you, Vikas.